दोस्तों नमस्कार। मैं केपी नंकारी आज के क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रतिदिन टेस्ट पेपर कराते हैं, चाहे यूपी पीसीएस का हो, आरओ का हो या उत्तर प्रदेश पुलिस का हो। ठीक है, तो आज का टेस्ट पेपर पर्यावरण स्पेशल पर है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस समय परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में पर्यावरण का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूपी पीसीएस में तो 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आरओ में भी पूछे जा रहे हैं, और यूपी पुलिस में भी पर्यावरण से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जो नहीं करेगा वास्तव में पछताएगा, क्योंकि ये छठे छड़ाए क्वेश्चन है जो बार बार आयोग ये क्वेश्चन पूछता है पर्यावरण से। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन है आज के, और निश्चित रूप से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं और इसका नोट्स बना लीजिए तो निश्चित रूप से ये पर्यावरण से क्वेश्चन फंसने से कोई शक ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देर न करते हुए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ध्यान दीजिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ये 1986 में है। ठीक है ना, सी है 1986। ठीक है, सी 1986 है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। झूम या स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में होती है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है झूम की खेती। ठीक है, झूम की खेती क्या है पहले थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। झूम की खेती कहते किसे हैं। ठीक है, झूम खेती उसे कहते हैं जो जंगलों को काट कर उसमें आग लगा दी जाती है। ठीक है, आग लगाने के बाद वो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है उसकी राख से, तब उस पर खेती की जाती है। इससे झूम की खेती या स्थानांतरित खेती की जाती है। 1 साल 2 साल की जाती है, उसके बाद फिर जगह बदल दी जाती है, फिर दूसरी जगह जंगल काटा जाता है। ध्यान रहे, झूम की खेती या स्थानांतरित खेती से पर्यावरण प्रदूषित होता है और वन नष्ट होते हैं। इसलिए सरकार इस पर प्रतिबंध लगा रही है। लेकिन पूर्वी उत्तर भारत में जंगली जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका नागालैंड हो गया, मणिपुर, मेघालय, इस सब क्षेत्रों में जो है झूम की खेती होती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है पूर्वी भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, पश्चिम भारत। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा पूर्वी भारत क्षेत्रों में। ठीक है, झूम की खेती होती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। ध्यान दीजिए, पश्चिम बंगाल का शोक, यहाँ पर पूछ रहा है पश्चिम बंगाल का शोक। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल शोक किस नदी कहते हैं। दामोदर नदी कहते हैं। ध्यान रहे, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी उफान लाती, बाढ़ लाती है, तो काफी क्षेत्र को नष्ट कर डालती। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि बिहार का शोक किस नदी कहते हैं, ध्यान दिए, गलती मत करना, बिहार का शोक कोसी नदी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि कोसी नदी अपने रास्ते परिवर्तित करती है। ठीक है, तो गांव का गांव नष्ट कर देती है। ठीक है, पूरी खेती नष्ट कर देती है। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है पश्चिम बंगाल का शोक, तो ध्यान रहिए दामोदर नदी है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसोनाइड गैस के रिसाव से कब घटना घटित हुई थी। ठीक है, इसमें भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसमें रात में जो है मिथाइल आइसोसोनाइड गैस निकली थी। ठीक है, रिसाव हो गया था, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, रात में मर गए। ठीक है, ये घटना कब घटित हुई थी, कई बार पूछा जा चुका है। ये 1984 में। ठीक है, ये 1984 में घटित हुई है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कभी पूछ लेता किस सन में हुई थी, तो 1984, और पूछ लेता कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। ध्यान दीजिए, मिसाइल आइसोसोनाइड गैस का रिसाव रात में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, भोपाल में। ठीक है, एक फैक्ट्री थी वहाँ पर, जो उसमें रात में जो है ये रिसाव हुआ था, केमिकल की फैक्ट्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ठीक है, इसको नीरी भी कहा जाता है। ध्यान रहे, इसको नीरी भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ अवस्थित है, ध्यान दीजिए, आंसर देखिए, उत्तराखंड, भोपाल, नागपुर, मद्रास। ठीक है, इसमें सही आंसर आपका होगा नागपुर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न। ठीक है, नीरी कहाँ पर अवस्थित है, या तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर, नागपुर। ठीक है, ये महाराष्ट्र पड़ता है, नागपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, सतत विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, सतत विकास यानी ऐसा विकास जो सतत हो, जो लगातार विकास हो। ठीक है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, ध्यान दीजिए, पहला दिया है जैविक विविधता संरक्षण, दूसरा दिया है प्रदूषण नियंत्रक, तीसरा दिया है निर्धनता को कम करना, चौथा दिया है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए, सतत विकास तभी होगा जब जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता मतलब होता है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, सभी का संरक्षण, और प्रदूषण में नियंत्रण होगा। ठीक है, और निर्धनता गरीबी कम होगी। जब इतने सब चीज होगा तभी सतत विकास होगा देश का। ठीक है, इसका मतलब ये उपरोक्त सभी सही है। ध्यान दीजिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, सतत विकास का मतलब होता है ऐसा विकास जो लगातार विकास हो, हमेशा विकास हो, सदा रहे, यानी कि आज विकास हो लेकिन आने वाली पीढ़ी में विकास ना होने पाए। ठीक है ना, यानी कुल मिला के हम जंगल का या प्राकृतिक चीज़ों का हम ऐसा प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उसका सुख भोगे, उसको प्राप्त करे। ऐसा नहीं कि हम, जैसे आम का पेड़ है तो हमें आम का फल खाना है, ना कि आम का पेड़ काट देना है। ठीक है, अगर आम का पेड़ काट देंगे सतत विकास रुक जाएगा। सतत विकास कैसे होगा कि आम का पेड़ हम खाएं, आम हम खाएं और पेड़ की सेवा करें, तो वही सतत विकास है। प्रदूषण का नियंत्रण करना है, निर्धनता को कम करना है, जैव विविधता का संरक्षण करना है, सही सब। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिए, कौन सा, निम्न में किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। ध्यान दीजिए, जो पर्यावरण सुरक्षा होता है उसका संबंध किससे नहीं है। 4 ऑप्शन देखिए, पहला धारणीय विकास, दूसरा है गरीबी कम करना, तीसरा है वातानुकूलन है, चौथा है कागज के थैले का उपयोग। ठीक है, इसमें आप लोग गेस लगाइए कौन सही है। देखिए,
पर्यावरण सुरक्षा कैसे, पर्यावरण सुरक्षा के लिए कौन सही नहीं है? तो धारणी विकास पहला दिया है। धारणी विकास का मतलब, धारणी विकास दिया पहले। धारणी विकास का सीधा सा मतलब यही हुआ कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है या प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसे हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उसका धारणी विकास करना, यानी ऐसा ऐसा प्रयोग करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उसका उपयोग कर पाए, ठीक है, जो अभी मैं पहले क्वेश्चन बताया हूँ उसे कहते हैं धारणी विकास, ठीक है। तो ये तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दूसरा, गरीबी को कम करना, ये भी पर्यावरण सुरक्षा के लिए अनिवार्य है, ठीक है। तीसरा देखिए, वातानुकूल है। वातानुकूल जैसे रेफ्रिजरेटर चलता है, ठीक है, फ्रिज चलती है, कूलर चलता, सॉरी वो जो वातानुकूल कूलर चलता है, एसी से बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे गैस निकलती है, गैस निकलती है जो गैस खतरनाक होती है, ठीक है, और वह गैस जो है वातावरण के लिए हानिकारक होती है, ठीक है। सीएफसी गैस निकलती है, वो सीएफसी गैस जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही प्रदूषण होती है, और जो ऊपर वायुमंडल में परत है उस परत को नष्ट कर डालती है, जिससे पैराबैग्निक किरणें सीधे डायरेक्ट आती है, ठीक है। इसलिए ये जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए नहीं है ये, ठीक है ना। तो ध्यान इसके ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। और कागज के थैले तो अनिवार्य, कागज थैले से तो सुरक्षा होता ही है ना। अगर पन्नी का थैला प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का थैला यूज करते हैं तो खतरनाक पर्यावरण के लिए। तो कुल मिला के वातानुकूल जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में किसमें मीथेन गैस नहीं निकलती? ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन है कि मीथेन गैस, किसमें मीथेन गैस नहीं निकलती? ध्यान दीजिए, धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है, दीमक की बाबी जो लगी होती है, दीमक की बाबी होती है, उससे भी मीथेन गैस निकलती है, गौशाला, जहाँ पर गौशाला होती है, गाय भैंस पाली जाती है, उसके गोबर से भी मीथेन गैस निकलती है। ध्यान दीजिए, ये 3 जगह से मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन का पूछ रहा है कि मीथेन गैस कहाँ से नहीं निकलती है? ध्यान दीजिए, लकड़ी के जलाने से मीथेन गैस नहीं निकलती, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कई बार पीछे पूछ चुका है कि मीथेन गैस कहाँ से निकलती है। धान खेत से निकलती है, ध्यान करिए, लिख लीजिए, दीमक की बाबी से निकलती है, गौशाला से निकलती है, जहाँ पर गाय का गोबर होता है, ठीक है, इससे गाय भैंस का, इससे मीथेन गैस निकलती है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में कौन सी सही नहीं है? ठीक है, जो वायुमंडल में गैस पाई जाती है उसमें कितने परसेंट कौन सी गैस पाई जाती है, उसी में पूछ रहा है कि कौन सा सही इसमें नहीं ऑप्शन में। ठीक है, ए में दिया देखिए आर्गन दिया है 0.58% दिया है, नाइट्रोजन दिया है देखिए 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% दिया है। ठीक है, तो कौन सा है? आप सबको पता है कि नाइट्रोजन तो 78% पाया ही जाता है वायुमंडल में। ये इसको आप लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि नाइट्रोजन कितने पर अलग से पूछ लेता है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है, 78%। ऑक्सीजन कितने परसेंट वायुमंडल पाई जाती है, 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पूछ जाती है, कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, 0.03% पाई जाती है। ठीक है, और इसमें देखो पूछ रहा है कि कौन से सही नहीं है, ध्यान दीजिए ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर्गन जो है 0.93% पाई जाती है, ध्यान रहे कितना पाई जाती है 0.93%। ठीक है, इतना जो है आर्गन पाई जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन ये जो है गलत है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 10। कीटभक्षी पौधे प्रायः उस स्थान पर उगते हैं जहाँ पर कमी होती है। ठीक है, कीटभक्षी पौधे होते हैं, वो पौधे जो है कीट को खाते हैं। वो जो पौधे उनके ऊपर बैठते हैं तो उनकी पंखुड़ी खुल जाती है, जब कीट बैठ जाते हैं तो पंखुड़ी धीरे धीरे बंध जाती है। ठीक है, तो उनका घुलनशील करके जो है उनसे क्या प्राप्त करते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी जहाँ पर होती है वहीं पर ये पौधे उगते हैं। ठीक है, देखिए कीटभक्षी पौधे प्राय उस स्थान पर उगते हैं जहाँ पर कमी, किसकी कमी होती है, ध्यान दीजिए ऑप्शन दिया जिंक की कमी, फास्फोरस कमी, ठीक है, नाइट्रोजन की, ध्यान दीजिए यही क्वेश्चन सही है। जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है वहीं पर जो है कीटभक्षी पौधे उगते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, पीसीएस में आर में पुलिस में भी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 11, देखिए परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ध्यान दीजिए ऊर्जा का पिरामिड पूछ रहा है, इसमें बहुत बारीकी से आपको समझना है। ठीक है, जो परितंत्र होता है हमारी पारिस्थितिकी तंत्र होती है, जैसे जंगल, पहाड़, पेड़ या तालाब। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि परितंत्र या परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, बहुत ध्यान करना है, यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड पूछ रहा है। तो आप लोग इस बात को लिख लीजिए, गठिया लीजिए कार्य कि भूलिएगा नहीं कि ऊर्जा का पिरामिड जो है हमेशा हमेशा सदैव सीधा होता है। गलती कभी मत करना, इसका यही सही होगा, हमेशा सीधा होता है। लेकिन अभी अगला क्वेश्चन बता रहा हूँ, गलती मत करिएगा। ऊर्जा का पिरामिड जो है देखिए ऑप्शन क्या दिया, सदैव उल्टा होता है, सदैव सीधा होता है, सदैव उल्टा सीधा दोनों होता है, किसी भी प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें कौन सही है, ये भैया यही सही, सदैव सीधा होता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर पूछ रहा है ऊर्जा का पिरामिड पूछ रहा है, गलती मत करना आप लोग, ऊर्जा का पिरामिड पूछ रहा है। ठीक है, अगर यही पूछ ले कि जीव भार का पिरामिड, ध्यान दीजिए अगर पूछ ले कि जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, तो जीव भार का पिरामिड आगे क्वेश्चन में आपको मिलेगा, भी दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका वही आ गया। ठीक है, एक तालाब के परितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है, जीव भार का पिरामिड देखो यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक, ध्यान दीजिए परितंत्र में क्या पूछ रहा है, जीव भार का पिरामिड पूछ रहा है, जीव भार का। और पहले क्या पूछा था, ऊर्जा का पूछा था। तो ध्यान दीजिए आप लोग, और कहाँ पूछ रहा है, तालाब में पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, तो
ऊर्जा का पहले बात ये समझ लीजिए कि ऊर्जा का जीव भार का पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों होता है अलग अलग स्थान पर। ये बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो जीव भार का पिरामिड होता है उल्टा और सीधा दोनों बनता है, लेकिन ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो बिल्कुल सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है। लेकिन ये जो जीव भार का पिरामिड है हर जगह अलग अलग बनता है। तो यहाँ पूछ रहा तालाब में कैसे बनता है, ध्यान है तालाब में कैसे बनता है, उल्टा बनता है। इसका आंसर यही सही होगा, तालाब में सदैव उल्टा बनता है, ठीक है। लेकिन ये उल्टा सीधे दोनों बनता है। अगर जंगल पूछ ले कि जंगल में कैसे बनता है, ध्यान है जंगल में सदैव जो है सीधा बनता है, ध्यान रहे। जंगल में पूछ ले जीव भार का पिरामिड कैसे होता है, सीधा बनता है। और तालाब में पूछ ले उल्टा बनता है। अगर एक पेड़ पे पूछ ले कैसे बनता है, तो पेड़ पे भी उल्टा बनता है, ठीक। पिरामिड ऐसे होता है, देखिए जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया आपका सीधा पिरामिड हो गया, सीधा पिरामिड हो गया ना ये। तो जंगल में सीधा इस तरह बनेगा। और तालाब में कैसे बनेगा, तालाब में जीव भार का पिरामिड देखिए ऐसे बनेगा, ये देखो उल्टा हो गया, ठीक है ना। तालाब में उल्टा बनेगा और जंगल में सीधा इस तरह बनेगा, ये जंगल में इस तरह बनेगा और तालाब में या पेड़ पे उल्टा बनता है। जीव भार के पिरामिड जो जीव होते हैं उनका भार होता है। ये तालाब में सबसे नीचे तमाम छोटे छोटे जीव होते हैं, फिर और बड़े जीव होते हैं, फिर उसके बाद मछलियाँ होती हैं। मछलियों कौन खाता है, जो बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, बगुला खाता है ना। तो कम होता चला जाता है, इसलिए जो है कि उल्टा बनता है, जंगल में सीधा बनता है, ठीक है भैया। ये आप बात ध्यान रखिएगा, जीव भार का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों बनता है और ऊर्जा का पिरामिड केवल सदैव सीधा बनता है, ठीक है। तालाब में उल्टा बनता है जीव भार का पिरामिड और जंगल में सीधा बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है दोस्तों। भले आपका टाइम लगे थोड़ा बहुत, 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन यकीन मानिए मैं थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार से वो क्वेश्चन पूछे तो फंसे ना। नहीं तो मुझको क्या, मैं तो तेज में पढ़ा सकता हूँ, आपको कोई दिक्कत मुझे नहीं है। क्योंकि कई लड़के कहते हैं सर बहुत धीमा पढ़ाते हैं, बड़ा मजे पढ़ाते हैं, विस्तार करते हैं, जल्दी करिए। अरे जल्दी हम पढ़ा देंगे तो क्या पाएंगे आप, इसे थोड़ा हमारी इच्छा है भाई आपको विस्तार से हम पढ़ाएं, कायदे का पढ़ाएं। नहीं हमको क्या, हम तो पढ़ा देते हैं, हमको क्या लगना है। चलिए अगला देखें, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर जाने पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है। देखिए ऑप्शन दिया है 10%, 40%, 70%, 90%। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। ये जो खाद्य, जैसे एक जीव होता है, इसका मतलब आप लोग समझे थोड़ा सा। जैसे एक जीव होता है, जब वो जंगल से कुछ प्राप्त करता खाता है, जैसे मान लीजिए बकरी है, बकरी घास चरती है, ठीक है। और बकरी जब घास चरती है तो उसके अंदर जो जितना शक्ति ऊर्जा प्राप्त करती है, जब बकरी को कोई इंसान खाता है या शेर खाता है, चीता बाघ खाता है, तो कितने % ऊर्जा उसको मिलेगी। ध्यान रहे आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको केवल 10% ऊर्जा प्राप्त होगी बस, और 90% ऊर्जा क्या होगी, नष्ट हो जाती। ध्यान दीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर से कहा गया है, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर पर जाने पर कितने % ऊर्जा का ह्रास होता है या नष्ट होती है। ध्यान है 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती, ह्रास हो जाता है, केवल 10% अगला जीव प्राप्त कर पाता है उससे बस, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी घूम के पूछ ले कि इसको किसने, इस परिभाषा किसने परिभाषित किया है या किस विद्वान ने इस बात को कहा है कि 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, उनका नाम है लिंडमैन। ध्यान है उनका नाम है लिंडमैन, ठीक है। लिंडरमैन कहीं कहीं लिखा रहता है, ध्यान दीजिए उनका नाम भी लिख लीजिए। लिंडरमैन ने कहा है कि एक जीव से दूसरे जीव पर जब ऊर्जा जाती है तो 90% नष्ट हो जाती है, केवल जीव 10% प्राप्त कर पाता है। ध्यान कंफ्यूज ना हो जाए, 10% में 90 में कंफ्यूज ना हो जाना। 10% प्राप्त करता है, 90% नष्ट हो जाती ऊर्जा, ठीक है। लिंडरमैन ने ऐसा विद्वान ने बताया है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, दो परिस्थिति तंत्र के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दिए समझना इसको। कह रहा है कि दो परिस्थिति तंत्र, ठीक है, दो परिस्थिति तंत्र के मध्य में जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे मान लीजिए परिस्थिति तंत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए जंगल है, एक समुद्र किनारा है, एक समुद्र है, समुद्र के आगे जंगल है, तो समुद्र और जंगल के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे ही संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। चाहे समुद्र किनारा हो, चाहे तो तालाब हो, तालाब के आगे जंगल हो, जो बीच का क्षेत्र है उसे मतलब जहाँ से मतलब कि जैसे समुद्र का किनारा धीरे धीरे खत्म होने लगे, वहाँ की वनस्पति कैसे होगी, फिर और आगे काफी दूर चल के घना जंगल मिल जाएगा। तो जो बीच का क्षेत्र होता है उसे संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो दो परिस्थितियों के बीच में जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। इसका आंसर होगा, देखिए पहला दिया बायोम, दूसरा बायोटोप, फिर इकोटोन, फिर सियर। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार परीक्षा में पूछ चुका, इकोटोन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इकोटोन। दो परिस्थिति तंत्र के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहते हैं। दो परिस्थिति माने दो अलग अलग परिस्थिति, जैसे जंगल है या तो पहाड़ी एरिया है, या जंगल है समुद्र का किनारा है, या तालाब है या उसके बाद जंगल है, तो दोनों को जो बीच का क्षेत्र होता है जहाँ पर दोनों चीज पाए जाते हैं, कि हल्का हल्का जंगल के भी गुण पाए जाते हैं, हल्का हल्का समुद्र किनारे वाला जो लक्षण होते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसे ही संक्रमण क्षेत्र कहते हैं। इसे दो परिस्थिति तंत्र के बीच का क्षेत्र बोलते हैं, इसे ही इकोटोन कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, इसको रख लीजिएगा कार्य के। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15, एपीफाइट वो पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। ध्यान दीजिए, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं। किस लिए निर्भर रहते हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ऑप्शन में एक में क्या दिया है कि भोजन के लिए निर्भर रहते हैं,
यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं, कि छाया पाने के लिए निर्भर रहते हैं, कि जल के लिए निर्भर रहते हैं। ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपीफाइट वो पौधे होते हैं जो यांत्रिकी अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं, यांत्रिकी अवलंबन के लिए। ठीक है, इसका ही आंसर होगा यांत्रिकी अवलंबन के लिए एपीफाइट पौधे होते हैं, जो दूसरे पेड़ों पर चढ़े होते हैं। छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, छोटी छोटी लताएं होती है ना, बड़े पौधे पर चढ़ी होती हैं, वो भोजन के लिए नहीं होती है, ना छाया के लिए होती है, ना जल के लिए, वो यांत्रिक अवलंबन के लिए उस पर होती है। ठीक है ना, इसका ही आंसर होगा। अगला नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती? ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती? ध्यान दीजिए, हीलियम, आर्गन, रेडान और नियॉन। ठीक है, ये कौन सी गैस है? नोबल गैस बोला जाता है। तो वायुमंडल में कौन सी नहीं पाई जाती? ध्यान दीजिए, तो वायुमंडल में हीलियम गैस पाई जाती है, सबको पता है कि हीलियम गैस समुद्र गोताखोर लेके जाते हैं नीचे। आर्गन गैस भी पाई जाती है, भैया पढ़े, आर्गन 0.093% पाई जाती है। ठीक है, तो ध्यान रहे रेडान, रेडान गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान दीजिए, रेडान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, 17। वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होती है। ध्यान दीजिए, वह कौन सा पोषक चक्र है? ठीक है, कौन सा पोषक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से संचालित होती है, सीधे संचालित होती है? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या दिया? पहले देखिए, पहला दिया कार्बन चक्र दिया है, दूसरा दिया नाइट्रोजन चक्र दिया है, फिर सल्फर चक्र दिया है, फिर फास्फोरस चक्र दिया है। तो ध्यान दीजिए, अब हमको देखना कौन सा जो सूर्य के प्रकाश से संचालित होता है। ध्यान दीजिए, आप सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश से सल्फर भी नहीं होता है, नाइट्रोजन भी नहीं चलता है, फास्फोरस भी नहीं, क्योंकि ये पहाड़ों के बीच में रहता है फास्फोरस। सल्फर भी आप जानते हैं, नाइट्रोजन भी पता है, पेड़ जो है नाइट्राइट के माध्यम से प्राप्त करते हैं। लेकिन जो कार्बन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन चक्र होता है, यही सही है। कैसे से आपको बताता हूँ, सूर्य से कैसे संचालित होता है। क्वेश्चन इसका ये सही हो गया। ठीक है, कार्बन चक्र कैसे होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, तमाम तरह के पर्यावरण प्रदूषण से, तो उससे पौधे अपना भोजन बना लेते, पौधे प्राप्त कर लेते। कैसे करते? सूर्य के प्रकाश से, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ध्यान रहे, सूर्य के प्रकाश से जब पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, सूर्य का प्रकाश, देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? सूर्य का प्रकाश और पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ये उपस्थित होती है तो वृक्ष अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसे बोलते हैं। ठीक है, तो यही कार्बन चक्र होता है। ये कार्बन चक्र कैसे होता है? पौधे प्राप्त कर लेते हैं कार्बन को और उसके बदले ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर लेते हैं, इससे अपना भोजन बनाते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन क्या, कार्बन पृथ्वी पे आया, पर्यावरण में आया और पौधे ने ले लिया। ठीक है, और फिर पौधे में कार्बन समा गया, फिर पौधा जब कभी जलेगा या टूट के गिरेगा, सड़ेगा, तो फिर से कार्बन पृथ्वी पर आ जाएगा। तो कार्बन चक्र किससे हो गया? सूर्य के प्रकाश से कार्बन चक्र होता है। ठीक है भैया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से कार्बन चक्र होता है, पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से ही। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो पौधे अपना भोजन नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी अनिवार्य जरूरी है, लेकिन इतना अधिक मात्रा ना हो कि पर्यावरण प्रदूषित हो जाए। ठीक है, अगला देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लाइकेंस अभिव्यक्ति करते हैं, यानी लाइकेन जो होता है, लाइकेंस आप जानते हैं कहाँ होता है? लाइकेंस जो है अक्सर आप देखते हो बरसात के दिन में, जो पुरानी बिल्डिंगें हैं या पहाड़ी क्षेत्र हैं या घर के बाहर हरी हरी परत जम जाती है किसी बिल्डिंग पे या सीढ़ियों पे, है ना, हरी हरी पतली पतली परत, चादर जैसे परत चढ़ जाती है, वही लाइकेंस है। ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेंस किसके सूचक होते हैं? पर्यावरण प्रदूषक के। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि पर्यावरण प्रदूषक के सूचक कौन होते हैं? लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस वहाँ नहीं उगते हैं जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है। कई बार पूछ चुका है, ध्यान दीजिए आप लोग, कि लाइकेंस किसके सूचक हैं? पर्यावरण प्रदूषक के सूचक होते हैं। लाइकेंस वहाँ नहीं उग पाते हैं जहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लाइकेंस क्या व्यक्त करते हैं? ये जो है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दीजिए आप लोग। लाइकेन जो है शैवाल पर जो है सहोपकारिता के माध्यम से होते हैं, यानी शैवाल इनको भोजन प्राप्त कराते हैं और ये शैवाल को जो है जीवन प्रदान करते हैं। तो एक दूसरे को जो है ये सहयोग करते हैं, शैवाल और लाइकेंस। तो ध्यान रहे, लाइकेंस अभिव्यक्त क्या करते हैं? सहोपकारिता का जीवन जीते। ठीक है, शैवाल के साथ लाइकेंस मिलके सहोपकारिता का जीवन जीते, दोनों मिलके एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, लाइकेंस और शैवाल सहोपकारिता का। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें। पारिस्थितिकी तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, हमारा पर्यावरण है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है, इस पर जो है किसका चक्र नहीं होता, यानी उसका चक्र नहीं होता। ठीक है, न नष्ट होता है न बनता है। क्या चीज़ है? ऑप्शन देखिए, ए में क्या दिया है? कार्बनिक पदार्थों का। आप अभी पढ़े कि कार्बनिक पदार्थों का चक्र होता है, अभी पढ़ाया हूँ मैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से संश्लेषण होती, कार्बन चक्र होता है। कार्बनिक पदार्थों का भी चक्रण होता है। जल का चक्रण आप जानते होता है, पानी बरसता है, फिर पानी जो है वाष्प के माध्यम से ऊपर जाता है। ठीक है, और फिर बरसता है, तो चक्र हो गया इसका। लेकिन ऊर्जा ऐसी चीज़ है, ऊर्जा न नष्ट होती है न तो पैदा होती है, यानी ऊर्जा बराबर रहती है। ठीक है, ऊर्जा का चक्रण बिल्कुल नहीं होता। अभी आप पढ़े ना कि ऊर्जा किसी दूसरे पे परिवर्तित हो जाती है लेकिन नष्ट नहीं होती। ठीक है, इससे ऊर्जा का चक्रण नहीं होता, ऊर्जा का चक्रण नष्ट नहीं होता। ठीक है ना,
ध्यान रहे, ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है, बल्कि ये दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जैसे अभी नहीं पढ़े, ऊर्जा 90% नष्ट हो जाती है, नष्ट नष्ट वो जो है दूसरे परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन देखें, पृथ्वी के क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद दूसरी सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। ठीक है, कि पृथ्वी का क्रस्ट है यानी पृथ्वी के जो ऊपर है, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी का जो जमीन है, पृथ्वी क्रस्ट है, उस पे पूछ रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी अधिक दूसरी पूछ रहा है। ठीक है, दूसरी सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? इसमें तो दूसरा पूछा, कभी पूछता है पहला सबसे ज्यादा कौन सा है, दूसरा तीसरा ये पूछ लेता है। ध्यान रहे, आप लोग ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के क्रस्ट पर सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन है? ऑक्सीजन मात्रा है क्रस्ट पर। पृथ्वी क्रस्ट की बात करता है, पृथ्वी वायुमंडल नहीं पूछ रहा, वायुमंडल तो नाइट्रोजन 78% है। ठीक है, ऑक्सीजन 66% है, लेकिन पूछ रहा पृथ्वी के क्रस्ट पर, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, ठीक है, ऊपरी पार्टी पर पृथ्वी का। तो सबसे ज्यादा कौन सा भैया है? पहला नंबर पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने परसेंट पे आप सबको पता है कि ऑक्सीजन 46.6% पर है। ठीक है, कितने परसेंट पर ऑक्सीजन है? 46.6% पर ऑक्सीजन है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि दूसरी सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ध्यान दिए, दूसरे नंबर भैया आपका है सिलिकॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही इसका आंसर सही होगा। ठीक है, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन नंबर दूसरे पे आता है। सिलिकॉन 27.7% क्षेत्र सिलिकॉन होता है। ध्यान रहे, कितना परसेंट पर सिलिकॉन है? 27.7 पर सिलिकॉन है। ठीक है, दूसरे नंबर पर ध्यान देना, पहले नंबर पर ऑक्सीजन आपका ये है, दूसरे नंबर सिलिकॉन है। ठीक है, और अगर इसमें और एल्युमिनियम पूछ ले तो एल्युमिनियम 8.1% एल्युमिनियम है। ठीक है, 8.1% एल्युमिनियम लिखते जाइए आप लोग, एल्युमिनियम 8.1 पर है। ठीक है, अगर सोडियम पूछ ले तो सोडियम 2.8% क्षेत्र पर सोडियम है। ठीक है, 2.8% सोडियम है पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर। ठीक है, ध्यान रहे। और कार्बन तो भैया आप लोग पढ़ ही चुके हैं, कार्बन के बारे में है ना, 0.03%। चलिए ठीक है, ठीक है ना। तो पहला नंबर पे ऑक्सीजन है पृथ्वी की प्रॉपर्टी पे, नंबर 1 पे ऑक्सीजन है, दूसरा नंबर सिलिकॉन है। ठीक है, अगर कैल्शियम भी कभी पूछ लेता है, कैल्शियम कितने परसेंट पर है, तो ध्यान दीजिए कैल्शियम 3.6% पर। ध्यान दीजिए, कैल्शियम भी कई बार पूछ लेते पृथ्वी पर कौन सी पृथ्वी की प्रॉपर्टी कैल्शियम कितना परसेंट, तो 3.6% पर कैल्शियम भी है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखें, महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों के विरंजन नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, महासागरों में ध्यान दीजिए, महासागर में प्रवाल भित्ति क्या है आप लोग जान लीजिए। प्रवाल भित्ति चूना की एक चट्टान होती है। ठीक है, उसमें जीव निवास करते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और एक जीव मर जाता है तो दूसरा जीव उसी की खोल में फिर आ जाता है। ठीक है, फिर वो रहता है, फिर वो मर जाता है, तीसरा जीव उसकी खोल में आ जाता है। इस प्रकार उसकी खोल इतनी इकट्ठा धीरे हो जाती है कि एक प्रकार से चट्टान, छोटे छोटे चट्टान बड़े बड़े बन जाती हैं, पर्वतीय चट्टान टाइप हो जाते हैं, पूरा सफ़ेद चट्टान हो जाती है। ठीक है, वहाँ पर जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, यहाँ पर जैव विविधता का बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार छोटे छोटे जीव, विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पौधे पाए जाते हैं। यानी पर्यावरण के लिए बहुत ही आवश्यक है ये। जितने जंगल पूरा हमें ऑक्सीजन नहीं देते, इतने उससे ज़्यादा कहीं प्रवाल भित्तियाँ देते हैं। इसीलिए प्रवाल भित्तियों को वर्षा वन कहते हैं, समुद्र का वर्षा वन कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर मतलब कि प्रवाल भित्तियाँ बहुत ही आवश्यक हमारे लिए। ठीक है, ये पर्यटक के लिए भी अच्छा है, दवाइयाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है प्रवाल भित्तियों से। तो ये नष्ट कैसे है, क्या कि विरंजन कैसे विरंजन होती है, नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? समुद्र में, और कहाँ पर होती है? ध्यान दिए, समुद्र के छिछले जल में होते हैं। समुद्र तापमान जहाँ पर लगभग 27 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो मर जाएंगे जीव जंतु, प्रदूषण होगा ज़्यादा तब भी जीव जंतु मर जाएंगे। तो लेकिन से पूछ रहा है कि इसका नष्ट होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, पहला क्या दिया? अम्ल वर्षा, दूसरा दिया जल प्रदूषण, तीसरा दिया ग्लोबल वार्मिंग, तीसरा दिया ओजोन क्षरण। ध्यान दीजिए, अम्ल वर्षा जैसे लिखा हुआ, तो अम्ल वर्षा से नहीं नष्ट होती है जीव। ठीक है, अम्ल वर्षा से क्या होता है आप जानते हैं, अम्ल वर्षा से जो बिल्डिंगें होती, प्राकृतिक ऐतिहासिक बिल्डिंगें होती है, वो नष्ट होती है। जैसे पर्यावरण, जैसे हमारा ताजमहल है, अम्ल वर्षा के कारण क्या होती है, ये सफ़ेद के बजाय पीलापन होता शुरू होता, पीलापन हुआ जा रहा है। ठीक है, पीलापन आ रहा है उसमें, है ना, ये होता है। जल प्रदूषण से भी अगर अधिक जल प्रदूषण है तो नहीं मरते हैं भाई, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा तो अलग बात है, समुद्र में इतना ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो पाता है। तो जल प्रदूषण ये मुख्य कारण नहीं है, हाँ कुछ नुकसान है उससे, लेकिन मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण पूछा है। ठीक है, ओजोन क्षरण से कोई मतलब है नहीं, आप जानते हो ओजोन क्षरण से कोई मतलब नहीं, ओजोन क्षरण तो ऊपर है ना, CFC गैस नष्ट करती है, ओजोन क्षरण से कोई मतलब नहीं है। मेन चीज़ है ये, सही है ये ग्लोबल वार्मिंग, इससे ये नष्ट हो जाता है। क्यों? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है जानते हो? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ना। अगर पृथ्वी का तापमान जब हाई हो जाएगा, तापमान 48 से 50 तक पहुंच जाएगा, तो समुद्र का जो छिलछिला पानी है वो पूरा गर्म हो जाएगा, इतना हीट हो जाएगा, तो उसमें जो खोल में जीव, छोटे छोटे कोमल जीव हैं, वो जीव क्या हो जाएगा, गर्म पानी से मर जाएगा। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियाँ क्या हो जाएगी, विरंजन हो जाएगा, इसे विरंजन बोलते हैं, नष्ट हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, ग्लोबल वार्मिंग के ही कारण प्रवाल भित्तियाँ नष्ट हो जाती है। इसलिए भारत सरकार नहीं, पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को न बढ़ने पाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, कई संगठन बने हैं इसके लिए। ठीक है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग से प्रवाल भित्तियाँ नष्ट होती जा रही है। ठीक भैया, ग्लोबल भित्ति, और ये प्रवाल भित्ति सबसे आपने देखो यहाँ अपने भारत में भी, बंगाल खाड़ी में है, अरब सागर में भी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है ना, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जानते हो कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर क्वेश्चन कभी आए तो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन शायद यही है, क्वेश्चन नंबर 22 देखें।
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कौन सा घास के मैदान पाए जाते हैं? ध्यान दीजिए क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घास के कौन से मैदान पाए जाते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला क्या दिया? प्रेरीज दिया है, फिर पंपास दिया है, फिर स्टेपीज दिया है, फिर डाउन्स दिया है। तो घास के मैदान कई बार पूछ चुका है। ध्यान दीजिए, प्रेरीज है। प्रेरीज आप सबको पता है कि प्रेरीज घास के मैदान शायद उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। पंपास शायद दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। स्टेपीज आपके एशिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। डाउन्स आपका ये सही है, डाउन्स पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स घास के मैदान, ठीक है ना, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक भैया, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 23 देखें। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, देखिए जो अभी मैं पढ़ाया हूँ अभी कुछ वही क्वेश्चन देखो आ गया। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति अभी पढ़ाया हूँ आपको, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर द्वीप, इसका क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ, सॉरी ग्रेट बैरियर रीफ लिखा, ठीक है, ये रीफ लिखा हुआ, रीफ कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ध्यान दीजिए, उत्तर देखिए, उत्तरी अमेरिका तट पर, ऑस्ट्रेलिया के तट पर, ब्राजील के तट पर, भारत के तट पर। अभी मैं पढ़ाऊँ आपको कि भारत के तट पर कहाँ पाया जाता है। तो ये भैया प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया के तट पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ इसका नाम है क्षेत्र का। ऑस्ट्रेलिया पैदा दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र है प्रवाल भित्तियों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। मैंग्रोव वन आप जानते हैं कि मैंग्रोव वन कहते हैं मैंग्रोव क्षेत्र जो समुद्र किनारे किनारे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पानी में जाम आते हैं, जल में जाम आते हैं, उनकी जड़ें ऊपर निकली रहती है बड़ी बड़ी, ठीक है ना। ये बहुत लाभदायक होता है, समुद्री तूफान से रक्षा करते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण प्रदूषण से रक्षा करते हैं। क्योंकि जब तूफान आते हैं, चक्रवात आते हैं, ये वृक्ष इतने घने होते हैं कि रोक लेते हैं, समुद्र के बाढ़ को बाहर नहीं आने देते, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि भितरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है, ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल। किस तट, समुद्र के किस तट पे है ये? ध्यान है, ये उड़ीसा के तट पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, भितरकनिका मैंग्रोव वन। यही भितरकनिका क्षेत्र में अभी कछुआ केंद्र बना है, कछुआ प्रजनन केंद्र बनाया गया यही भितरकनिका पे। ध्यान रख, भितरकनिका उड़ीसा में है, कछुआ प्रजनन केंद्र यहाँ पर बनाया गया, कछुआ का संग्रहालय बनाया गया है यहीं पर उड़ीसा में, ठीक है, भितरकनिका क्षेत्र। अगला देखें क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भोज अद्रभूमि किस राज्य में है? ठीक है, भोज अद्रभूमि, अद्रभूमि आप सबको पता है, अद्रभूमि जो रामसर सम्मेलन में किया गया है ना, कि जो दलदली ज़मीनें हैं जहाँ पर पानी है, ठीक है, उस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है रामसर सम्मेलन में अद्रभूमि घोषित किया गया सभी, ठीक है। भारत में कितनी अद्रभूमि आप लोग पढ़ लीजिएगा, शायद समय 53 और 54 ऐसे कुछ है, कंफर्म कर लीजिएगा, देख के नेट पे जो है खोल लीजिएगा, शायद 53 मेरे ख्याल से अद्रभूमि भारत में है, ठीक है। तो कह रहा है कि भोज अद्रभूमि भारत में कहाँ पर? ध्यान दीजिए, ये कहाँ पर भैया? ये मध्य प्रदेश में है, भोज अद्रभूमि मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों। तो आज का ये टॉप 25 क्वेश्चन है, इसको रख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। निश्चित रूप से इससे बाहर क्वेश्चन पर्यावरण से जल्दी से नहीं पूछेगा, निश्चित रूप से यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग आगे देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रतिदिन हम जो है आपको टॉप 20 या टॉप 25 क्वेश्चन देते रहते हैं, और परीक्षा आने तक में आपका पूरा हम तैयार करवा देंगे, ठीक है। बस आप लोग पढ़ते रहिए, बस हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर से मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।